चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। लास्ट लेक्चर में अपने पीजीबीपी पे बात कर रहे थे। सेक्शन नंबर 32 चल रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की, कंडीशंस देखी, रेट्स देखे अलग अलग टाइप की असेट्स पे। एक कैलकुलेशन का जो तरीका है ब्लॉक ऑफ असेट वाला, उस पर हमने बात की। भाई सेम टाइप की असेट्स है तो आप इंडिविजुअली डे वाइज डेप्रिसिएशन काउंट करने बैठोगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर ये है कि हम इस चीज़ को जो है वो ग्रुप में डिवाइड कर लें। एक टाइप की असेट जिनका सिमिलर यूज है, जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, उन सबको एक ग्रुप में डाल के क्लासिफाई कर दें और टोटल वैल्यू के ऊपर लमसम डेप्री ले ले तो भी चलेगा। तो 19-20 होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो फर्क नहीं पड़ता। मोर और लेस एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको जो है उसमें पूरा डेप्रिसिएशन मिल ही जाने वाला है। तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये पॉइंट हमने देखा। दूसरा जो है, हम देख रहे थे कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, जो रेट्स हमने पढ़े 15% है या 10% है, 5% है, ये सब नॉर्मल डेप्री के रेट्स है। इसके अलावा एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी होता है जो स्पेशल कंडीशंस में मिलता है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो है, एक सेकंड, हाँ, न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो है जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम करने को मिलता है, विच इज 20% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट मशीन। ठीक है, सेकेंड ईयर से वो मिलने वाला नहीं है वैसा। तो ये सब चीजें रहेंगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, उसमें हमने एक चीज और भी देखी कि आप एक असेट को पूरे साल में कितने दिन के लिए यूज करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम करने को मिलेगा या नहीं। नो डाउट हमें डे वाइज नहीं गिनना है, पर फिर क्या होगा ना, ईयर एंडिंग में अगर कोई असेट बाई कर रहा है और फुल ईयर का डेप्री क्लेम कर रहा है तो वो आइडियली भी ठीक नहीं, तो डिपार्टमेंट को उसमें नुकसान जाता है। तो उन्होंने बोला हमें काम करेंगे 180 डेज का एक क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आपने मशीन को पुट टू यूज या इंस्टॉल किया असेट को, और आपने प्रीवियस ईयर में 180 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए असेट को यूज किया है, तो फिर आप पूरा साल का डेप्री क्लेम कर लो। लेकिन अगर 179 है तो फिर आपको डेप्री जितना भी एप्लीकेबल रेट है उसका आधा मिलेगा। तो अगर 15 है तो 7.5 मिलेगा, 40 है तो 20 मिलेगा, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसका आधा कर देंगे। ये सेम रूल एडिशनल डेप्री पे भी अप्लाई किया गया। बट फिर क्वेश्चन आया कि फिर फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्री मिलता है, वो भी आपने आधा कर दिया, वो तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा नहीं, अमेंडमेंट कर दिया। बोले कोई बात नहीं, 20% एडिशनल डेप्री आपको प्रॉमिस किया है वो मिलेगा। अगर आपने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मशीन इंस्टॉल की है तो 10% फर्स्ट ईयर में ले लो, 10% सेकेंड ईयर में भी दे देंगे। भले देखा जाए तो वो मशीन सेकेंड ईयर में तो ब्रांड न्यू नहीं मानी जाती, बट स्टिल आपको एडिशनल डेप्री जो कमिट किया है ना, वो हम देने के लिए रेडी है। तो 10+10 करके 2 साल में आप क्लेम कर लो तो भी कोई मना नहीं कर रहा है वैसा। तो ये सब बातें हमने देखी। अब कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे पेंडिंग थे अपने, उससे रिलेटेड जो सेक्शंस है वो मैं साथ में करवा देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या क्या है। पेज नंबर 89 पे कुछ टर्म्स है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, ये सारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये मैंने कल आपको समझाया नहीं थे, नो डाउट ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही चीज़ें, लेकिन इसके लिए एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पे आपको ये बात और बेटर समझ में आएगी। तो मैं वो टॉपिक पहले ले लेता हूँ ताकि ये पॉइंट्स भी साथ साथ में कवर हो जाए। अब इससे रिलेटेड जो सेक्शन है आपका, दैट इज सेक्शन नंबर 35 ABA एंड 35 ABB। ये आपको नोट्स में मिलेगा पेज 97 और 98 पे। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बीच में कुछ सेक्शन है उसको स्किप कर देंगे। ये 2 सेक्शंस है। ये 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रम फीस और टेलीकॉम लाइसेंस। काफी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा रियल केस आपको समझने को मिलेगा कि एग्जैक्टली ये सब चीजें होती क्या है। अब इसके अमोर्टाइजेशन की बात हो रही है। जो 2 एक्सपेंसेस है ना, हमने देखा अमोर्टाइजेशन इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन, लेकिन ये इंटेंजिबल्स के लिए वर्ड यूज होता है, बाकी बात सेम ही है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अभी स्पेक्ट्रम फीस क्या है, टेलीकॉम लाइसेंस क्या है। तो आपके जो ये सिम कार्ड वाली कंपनीज है ना, जो एंटिटीज आपको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जियो है, एयरटेल है, ये सारी जो एंटिटीज है, VI है, BSNL भी है, तो ये सब एंटिटीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये रेगुलेटेड बिजनेस है। रेगुलेटेड का मतलब है विदाउट लाइसेंस आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। आपने सोचा यार हम भी टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करेंगे, जियो इतना पैसा कमा रहा है, हमें भी कमाना है, तो अब कैसे शुरू करें। इतने बड़े स्केल पे पूरे इंडिया में एक साथ सिम कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना टेक्निकली भी डिफिकल्ट हो जाएगा और फंडिंग वाइज भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने सोचा एक काम करते हैं, अपनी सोसाइटी से शुरू करते हैं, एक टावर लगा देते हैं टेरेस के ऊपर, और जो नेटवर्क आएगा वो सिर्फ हमारी सोसाइटी के लोगों में आएगा, सबको एक ही सिम कार्ड बेचते हैं
और शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, फिर एक सोसाइटी से 2 सोसाइटी, फिर पूरा सिटी कवर करेंगे, फिर एक दिन पूरा कंट्री कवर करेंगे, ऐसा आपने शुरू किया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लीगली टेलीकॉम बिजनेस वही कर सकता है जिसको सरकार परमिशन देती है। यहाँ पे ना थोड़ा सैटेलाइट वाला टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा, बिकॉज जो नेटवर्क आपके डिवाइस पे आ रहा है वो वायरलेस नेटवर्क एक सैटेलाइट के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो सैटेलाइट स्पेस में गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया हुआ है, और सरकारी सैटेलाइट यूज करके प्राइवेट कंपनीज आपको इंडिया में टेलीकॉम सर्विस दे पा रही है। तो पहले तो आपको सरकार से लेनी पड़ेगी परमिशन कि सर मुझे वो सैटेलाइट यूज करना है और उसके बेसिस पे टेलीकॉम सर्विसेज पूरे इंडिया में प्रोवाइड करनी है। अब वो बोलेंगे भाई प्रपोजल रखो, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, टावर्स तो आपको लगाने पड़ेंगे, केबलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करोगे एटसेट्रा। तो इन शॉर्ट एक परमिशन का खर्चा होगा आपका टेलीकॉम लाइसेंस। टेलीकॉम लाइसेंस सरकार फ्री में तो देगी नहीं, उसके लिए वो पैसे चार्ज करेगी, तो ये आपका एक कॉस्ट लग जाएगा, लाइसेंसिंग कॉस्ट, परमिशन लेने का खर्चा। अब इसके लिए ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, वो सारी चीजें रहती है। उसके साथ साथ एक और टर्म है स्पेक्ट्रम फीस। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है वो आपको समझना है। स्पेक्ट्रम यहाँ पे टेक्निकल पार्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। आप लोगों ने रेडियो सुना होगा कभी, जो भी रेडियो चैनल्स होते हैं ना उसके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, 98.3 रेडियो मिर्ची, ऐसा कुछ सुना है? तो 98.3 क्या है, और भी ऐसे रेडियो स्टेशन है ना अपने यहाँ सूरत में, कौन कौन से आते हैं? 92.7 आता है, 91.1 है, 91.9 है, एक अपना विविध भारती सरकारी ये भी है, देखा जाए एक 95 भी है। ऐसे तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन हो गए। ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? क्या है नंबर्स एग्जैक्टली, क्यों ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं? कोई जोशी ने बोला कि ये नंबर लोगे तो आपका चैनल चलेगा, ऐसा कुछ कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता। ये नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं पता। इसके पीछे एक यूनिट भी लिखा होता है, ऐसा कुछ। कहीं अगर आपने कभी गाड़ी में किसी स्क्रीन पे या मोबाइल में कहीं रेडियो चल रहा आपने देखा तो पीछे से एक यूनिट भी लिखा होता है। ये जो नंबर है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। सैटेलाइट के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिशन होता है किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, और वो फ्रीक्वेंसी हम सब मैच करते हैं ना, तभी सुनाई देता है। अब इन शॉर्ट ऐसे रेडियो मिर्ची वाले ने जो फ्रीक्वेंसी लॉक करवाई हुई है वो है 98.3। अब 98.3 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज एक यूनिट है जिसमें फ्रीक्वेंसी मेजर होती है, तो वो मेगाहर्ट्ज हो गया इनटू 1000 टाइम्स वैसे करके। तो मेगाहर्ट्ज जो यूनिट है आपका 98.3, उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो मिर्ची वाला डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है, वो सॉन्ग जो प्ले कर रहा है वो। अब वही फ्रीक्वेंसी अगर आप आपके रिसीवर डिवाइस में आपके मोबाइल फोन पे ट्यून इन करोगे तो उस पर जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपको सुनाई देगा। बात समझ आ रही? तो ये जो नंबर्स हैं ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज हैं जो इन सारे रेडियो स्टेशंस ने लॉक करवाई है, रिजर्व करवाई है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी मेरी है। अब 98.3 पे रेडियो मिर्ची वाला ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, फिर दूसरा बिग एफएम वाला नहीं करेगा। बिग एफएम वाले के लिए 92.7 है। अब ये वाला इस पे अगर डेटा ट्रांसमिट करने लग गया तो आपको गाना फिर फ्यूजन में सुनाई देगा। दोनों अलग अलग गाने प्ले कर रहे हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और वो होगा भी नहीं वैसा। तो जो जो फ्रीक्वेंसी जिस रेडियो स्टेशन को दी गई है वो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 98.3 जैसे रेडियो मिर्ची वाले को मिली है ना, ठीक है, तो कितनी बार ना लोग रेडियो सुनते हैं तो ऐसा ट्राई भी करते हैं, मे भी आपने किया है कि नहीं मुझे पता नहीं। 98.3 के बदले 98.4 प्ले करके देखते हैं, इस पे क्या सुनाई देता है। कभी किया ऐसा, अटेम्प्ट करके देखा? हाँ, फोन में ऐसा करते हैं ना, तो अपने वो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक उस पर करते जाए ना, तो एक एक फ्रीक्वेंसी अपने थोड़ा इधर उधर करके भी सुनने की कोशिश करते हैं। फिर क्या, हाँ, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ते जाता है। एक एक पॉइंट अगर आप आगे जाते हो ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस आने लग जाता है। एक पॉइंट के बाद फिर वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, फिर कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, वैसा हो जाता है। या फिर वो ऐसे बजिंग साउंड आती रहती है लेकिन गाना नहीं सुनाई देगा। अब इसका मतलब क्या है, जितनी रेंज तक आप ये सुन पा रहे हो ना, इसको ये लोग इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का सिंपल मतलब होता है रेंज। समझ आ रहा है? तो हर एक रेडियो स्टेशन को एक बैंडविड्थ अलॉट किया जाता है कि आप इसी रेंज में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। और ये जो सारी चीजें हैं, जो फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओवरऑल जो पूरी फ्रीक्वेंसीज हैं सारी, इस पूरे एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में से कुछ बैंडविड्थ रेडियो मिर्ची वाले को दी गई है, कुछ बिग एफएम वाले को दी गई है, कोई और स्टेशन को दी गई है, विविध भारती को दी गई है। तो उन्होंने अपनी अपनी बैंडविड्थ जो है वो रिजर्व कर रखी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पे रेडियो मिर्ची वाला डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे यूज हो रही है, सरकारी सैटेलाइट की वजह से। अब ये ऐसा हो गया ना, आप ऐसे समझ लो, ये आपका रेडियो स्टेशन है, ठीक है, रेडियो मिर्ची। ये रेडियो स्टेशन, ये आपका स्पेस में ना सैटेलाइट है गवर्नमेंट का, और ये आपका डिवाइस है जिसपे आप रेडियो सुन रहे हो। ये डेटा यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है और ये आपके डिवाइस पे आ रहा है।
तो ये जो है ये मीडिएटर है, इसी के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी पे वो डेटा वहां से भेज रहा है वही फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ ट्यूनिंग करोगे तभी वो मैच करेगा। ये सिंपल साइंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सैटेलाइट जो रेडियो मिर्ची वाला यूज कर रहा है, सरकार उसको फ्री में यूज करने देगी, उसका पैसा चार्ज करेगी। तो लाइसेंस मतलब परमिशन कि यू आर अलाउड टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विस, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उसकी फीस अलग लगेगी। तो कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, जो भी एंटिटीज हैं, ये सबको दो खर्चे फेस करने पड़ते हैं। एक टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है और एक स्पेक्ट्रम की फीस पे करनी पड़ती है। टेलीकॉम लाइसेंस की फिक्स फीस हो सकती है, स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन होता है, बोली लगती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 1 हर्ट्ज, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फ्रीक्वेंसी ढूंढी थी। तो जनरली आप जो भी यूनिट्स आज की डेट में पढ़ते हो ना, वो सारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इनोवेशन किया तो उन्हीं के नाम पे यूजुअली रखी गई है। तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, सरनेम थी, उनके नाम पे वो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डिनोट कर दी गई। तो एक हर्ट्ज के बेसिस पे उसका प्राइस होता है कि पर यूनिट आपको इतना पे करना पड़ेगा, और फिर आप जितनी फ्रीक्वेंसी बाई करोगे आप उतना डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। इस टाइप की चीजें होती है। अच्छा, बहुत सारी सेल्यूलर कंपनीज या टेलीकॉम कंपनीज पहले रीजन वाइज भी थी। जैसे एयरसेल करके एक कंपनी थी, वो सिर्फ साउथ में चलती थी, नॉर्थ में या वेस्ट साइड पे नहीं थी, फिर अभी कंपनी बंद हो गई। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो पूरा इंडिया कवर नहीं करती थी, लेकिन आप 3-4 स्टेट्स का जो पूरा सर्कल है, जो रीजन उसमें जाओगे तो वो सुनाई देगा। क्योंकि आप जितना बड़े लेवल पे सर्विस देना चाहोगे उतना आपको स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी और उतना आपको ऑक्शन में पैसा खर्च करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो ये सब जो खर्चे कंपनीज कर रही है वही खर्चा आपसे वो वसूल कर रहे हैं। तो ये लोग जो इतना डेटा के लिए चार्ज करते थे पहले, या मोबाइल सर्विसेज के लिए आपसे मोबाइल रिचार्ज के पैसे ले रहे हैं, उसमें मेन उनको ये खर्चा आपसे रिकवर करना है। बिकॉज ये खर्चा 1000 करोड़ में होता है, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसा अमाउंट होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट हर कोई तो खर्च कर नहीं सकता। इसलिए आप देख रहे हो जो भी बड़ी कंपनीज हैं, जो सेल्यूलर कंपनीज हैं, वो सारी ऐसी हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है अपने अपने बिजनेसेस में। जियो देख लो, एयरटेल जो है वो मित्तल ग्रुप वालों का है, जिनका स्टील का ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है। वोडाफोन आइडिया में जो आइडिया ग्रुप है वो बिरला वालों का था, अब इन्होंने वोडाफोन के साथ मर्ज कर दिया। वोडाफोन यूके की कंपनी है। तो ये बड़े बड़े लोग ही ये बिजनेस कर सकते हैं, बाकी छोटी कंपनीज के लिए फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं। इतना पैसा कहाँ से लाओगे? 50,000 करोड़ कहाँ से लाओगे सेटअप करने के? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बड़ी कंपनीज ये अफोर्ड कर पा रही है। अब ये जो इनका कॉस्ट लगा है, इसको ये लोग राइट ऑफ कैसे करें, अमोर्टाइज कैसे करें, या डेप्रिशिएट कैसे करें, वो आपको इस सेक्शन में बताया। 35ABA एंड 35ABB, दोनों सेक्शंस कैलकुलेशन वाइज एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा फायदा ये है कि आप एक सीखोगे, दूसरा आपका अपने आप कवर हो गया। दो एग्जांपल हो गए, मैं स्पेक्ट्रम फीस वर्ड यूज करूं या टेलीकॉम लाइसेंस, दोनों इंटेंजिबल्स को राइट ऑफ करने का तरीका एक जैसा ही है। तो हम कैलकुलेशन तो वन टाइम ही सीखेंगे और वो दोनों सेक्शंस में एप्लीकेबल हो जाएगी। अब ये सीखते टाइम जो डेप्रिसिएशन वाले आपके पेंडिंग टर्म्स हैं, एक है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एक है बैलेंसिंग चार्ज, और एक और आएगा तीसरा यहाँ पे कैपिटल गेन। ये तीनों टर्म्स मैं इसके कैलकुलेशन में आपको कवर करा दूंगा। तो आपका डेप्री वाला पॉइंट यहाँ पे साथ साथ में रिलेट भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर है ये? और ये जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। जैसे अभी 5G चल रहा है, तो 5G टेक्नोलॉजी जो आई, वो टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी ऑक्शन हुआ। हर कंपनी 5G एक साथ थोड़ी ना लाई। BSNL तो अभी 4G पे है, उन्होंने थोड़े टाइम पहले 4G लॉन्च किया। पूरी दुनिया 6G का ट्रायल कर रही है, ये अभी 4G लॉन्च कर रहे हैं। तो ये लोग 3G तक ही थे। अब बाकी कंपनीज, वोडाफोन आइडिया अब 5G ला रही है, अभी तक वो लोग 4G पे ही थे। पैसे नहीं है ना, सीधी बात है। वोडाफोन आइडिया लॉस में, आपको पता है, उनके पास फंड्स नहीं है 5G रोल आउट करने के लिए, क्योंकि उसमें ये सारा खर्चा लगता है। तो पैसा होगा तो फिर वो 5G लॉन्च करेंगे, बट अब कस्टमर भाग रहे हैं, सारे पोर्ट कर रहे हैं, एयरटेल या जियो, डुओपोली बची है मोस्टली। तो उस वजह से अब कंपटीशन में उन्होंने धीरे धीरे 5G लाना शुरू किया है, बट उनके लिए वो फाइनेंशियली अभी बहुत हैवी हो गया। BSNL इतने साल से रेस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। ये सब थोड़ा पॉलिटिकल भी होता है। रिलायंस को काफी आगे प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी रहता है कि भाई तुम्हारी कंपनी आगे बढ़ाओ, हमारी वाली हम पीछे कर देते हैं। तो BSNL को रेस से बाहर ही कर दिया, भाई तू साइड पे बैठ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3G के बाद उसको अपग्रेड ही नहीं किया, पूरी दुनिया 4G आ गई, रिलायंस वाला 5G लेके आ गया। तो ये जो फाइट शुरू हुआ उसमें गवर्नमेंट कंपनी पीछे रह गई। अब जो पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा हो गया कि सारी टेलीकॉम कंपनीज धीरे धीरे बंद हो गई। वो आपको पता है, एक टाइम पे इंडिया में पता नहीं कितनी 15-17 टेलीकॉम कंपनीज हो गई थी। आज की डेट में 2 नाम सुनाई देते हैं, तीसरे का ठिकाना नहीं। तो ये जो हुआ है, ये पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और फिर जियो, इनको ज्यादा प्रमोट किया गया प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, और सरकारी कंपनी हट गई। और ये जो फ्री में जियो ने सर्विसेज बांटी, उस चक्कर में एक एक करके सारी कंपनी लॉस खाके बंद हो गई। टाटा डोकोमो थी, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस, वो बंद हो गई। इतनी बड़ी कंपनी फाइट नहीं दे पाई, तो बाकी सब कंपनीज क्या करेंगी? अब वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई और ज्यादा लॉस में चली गई। BSNL रेस में थी नहीं, तो मार्केट में बचा कौन? एयरटेल और जियो।
अब गवर्नमेंट पे थोड़ा एलिगेशन लगना शुरू हो गया कि यार तुम लोग ना जानबूझ के मोनोपोली की तरफ इसको लेके जा रहे हो। दोस्ती है, किसकी दोस्ती है आपको पता है आपस में, ठीक है, वो पॉलिटिकली चलता रहता है। तो बोला भाई दोस्ती है आपस में सरकार की और कंपनीज की, तो आप जानबूझ के ना कंपटीशन वाइप आउट करके मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। और पहले तो क्या है, जब तक जियो फ्री चल रहा था तब तक किसी को इस बात से कंप्लेंट थी नहीं। अब क्या होता है ना, फिर जब रिचार्ज के रेट बढ़ जाते हैं, एक बच्चे की शादी होती है, अपना 50 रुपये महीने का रिचार्ज बढ़ जाता है, फिर लगता है कि यार ये तो पर्सनल हो रहा है, अभी शादी में बुलाते भी नहीं और खर्चा हमसे ले रहे हो तो गलत बात है। तो पब्लिक को लगता है कि अब लूट रहे हैं, तो पब्लिक को भी ऐसा हो रहा है कि अब रिचार्ज महंगा हो रहा है। जबकि ओवरऑल सिनारियो ये है कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में डेटा पैक इंडिया में सबसे सस्ते डेटा पैक में आता है। पूरे वर्ल्ड की लिस्ट में वी आर एट 3rd नंबर, चीपेस्ट में बोल रहा हूँ, महंगे में नहीं। तो 2 ही कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया से सस्ता डेटा पर जीबी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो डेटा सस्ता ही है, 300-400 रुपये महीने का पैक भी बहुत सस्ता है अनलिमिटेड डेटा के हिसाब से। तो एक्चुअली जियो महंगा नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले फ्री में दिया तो अब जितना भी मांगेगा महंगा ही लगेगा। आदत पड़ गई ना मुफ्त का यूज करने की, तो अब लोगों को महंगा लग रहा है। गवर्नमेंट में एलिगेशन है कि आप लोग मोनोपोली की तरफ लेके जा रहे हो। देखो वोडाफोन आइडिया क्या हाल हुआ, बीएसएनएल का हाल देखो, बाकी कंपनीज बंद हो गई और अब अल्टीमेटली 2 ही प्लेयर बचे, जियो और एयरटेल। अब जियो वाला अगर इन फ्यूचर एयरटेल को भी परेशान करके बंद करवा दे तो फिर तो मन चाहे रेट ले लेगा। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिनारियो में इस टाइप की मोनोपोली अच्छी नहीं मानी जाती। गवर्नमेंट का नाम खराब होता है, क्या डेमोक्रेसी की बातें करते हो, सबको बिजनेस करने का राइट है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये वो, और फिर देखो एक कंपनी की हेल्प करके बाकी सब बंद करा दी तो आप क्या कर रहे हो। तो उन पर भी थोड़ा प्रेशर आ जाता है। तो वोडाफोन आइडिया को चलाते रखना गवर्नमेंट की मजबूरी है। फिर एक पॉइंट पे जब ये एलिगेशन बढ़ गया तो उन्होंने बीएसएनएल में 4G लाने की कोशिश की। ये सब जियोपॉलिटिकल है, सिचुएशन समझनी चाहिए। बीएसएनएल में 4G लॉन्च करने का रीजन ही वही था कि जियो महंगा हो रहा था तो एयरटेल में महंगा हो रहा है और अब पब्लिक को कॉस्टली लग रहा है। तो जो टीयर 2, टीयर 3 या जो रूरल पब्लिक है उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है 300-400 रुपये महीने का रिचार्ज। बीएसएनएल लेके आया 4G। तो गाँव में अगर कोई रह रहा है तो उसके लिए तो 4G भी बहुत है। 4G स्पीड कौन सी कम थी, अच्छी थी। ये तो चलो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही बात है ना, बट 4G में ऐसा कोई स्पीड में प्रॉब्लम नहीं था। अब विलेज लेवल पे तो 3G 4G ठीक है उनके लिए, उनको स्पेंड नहीं करना है। तो वो डेटा पैक बीएसएनएल वाला 198 रुपीज दे रहा है मंथली और यही जियो वाला 5G वाला दे रहा है 399 349 मंथली। तो डबल हो गया ना खर्चा। तो उनके लिए वो 200 रुपए के अंदर का पैक ना 4G वाला तो बहुत अच्छा है। अब बिकॉज बीएसएनएल में 4G आ गया, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, उसका नेटवर्क पूरे इंडिया में है। जहां कोई नेटवर्क नहीं आता बीएसएनएल आता है। ये गवर्नमेंट कंपनी है ना, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से नहीं चलती। बाकी कंपनीज नेटवर्क वहीं सेटअप करती है जहां उनको प्रॉफिट मिले, नुकसान में क्यों काम करेंगे। लेकिन सरकारी कंपनी तो नुकसान में भी काम करेगी। एसबीआई और बीएसएनएल आपको देश के कोई भी कोने में मिल जाएगा जहां कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज है। तो बीएसएनएल ने जब 4G लॉन्च किया ना तो बहुत सारे लोग, डेटा आया था, जियो से बीएसएनएल पे शिफ्ट हो गए, एयरटेल से बीएसएनएल पे शिफ्ट हो गए क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। और बोले हमको 5G नहीं चाहिए, 4G इनफ। बात समझ आ रही। तो ये सब चीजें जो है वो रियल सिनारियो है और ये सब चीजें इससे कनेक्टेड है। वैसे अब हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट इन कंपनीज का लग रहा है जो हजारों करोड़ में है, उसको ये लोग राइट ऑफ कैसे करते हैं, अमोर्टाइज कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखना है। चलो एग्जांपल्स कैलकुलेशन के साथ ही चलते हैं अपने, तो नंबर्स के साथ होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं टेलीकॉम लाइसेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके लिए कुछ डेटा सेट करते हैं अपने। टेलीकॉम लाइसेंस की एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि लाइसेंस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, रिन्यूअल बेसिस पे होता है। 10-10 साल के लिए लाइसेंस मिलता है, फिर आपको वापस पे करके रिन्यू करवाना पड़ता है। टेलीकॉम लाइसेंस की जो आपकी लाइफ है वो अपने अज्यूम कर लेते हैं 10 ईयर्स। जो इसके लिए आपने कॉस्ट बेयर किया वो कॉस्ट हम मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीस। देखो नंबर तो बहुत बड़ा होता है बट अभी अननेसेसरी बड़े नंबर्स में पढ़ के मतलब नहीं है। 100 करोड़ मान लेते हैं, वो भी वैसे कोई छोटा नंबर नहीं है। ये कॉस्ट है। और लाइसेंस की जो ऑपरेशनल लाइफ है वो स्टार्ट कब से हो रही है वो भी अज्यूम कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2034, 10 साल हो जाएंगे। 25 को गिनेंगे तो हाँ ये 10 साल पूरे हो गए। 25 to 35 मत ले लेना, 11 साल हो जाते हैं अगर आप दोनों इंक्लूड कर दोगे। 2025 को इंक्लूड कर रहे हो तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 हो गए। 31 से लेकर 34 तक और 4, 10 साल हुए। तो दिस इज द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ द लाइसेंस। फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 34 तक आपका लाइसेंस एक्टिव है। फिर आपको वापस फाइनेंशियल ईयर 35 से लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, ये आपका डेटा है। अब इसमें बोला कि ये जो खर्चा है, ये जो कॉस्ट लग रहा है ना आपका 100 करोड़ का, इसको राइट ऑफ कैसे करें। तो बोला इसको राइट ऑफ करने का सिंपल तरीका है SLM डेप्रिसिएशन। कुछ नया नहीं करना है, जैसे आप SLM करते हो वैसे ही करना है। जो आपकी लाइसेंस की कॉस्ट है उसको आप राइट ऑफ कर दो उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली। तो 1 साल का कितना आपका अमोर्टाइजेशन का अमाउंट आ गया 10 CR। बात समझ आ गई, इतना सिंपल है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ नॉलेज के लिए इसको सुनते जाओ।
आपको याद हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। बात क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं और कैलकुलेशन में क्या वेरिएशंस आ सकते हैं वो समझते हैं। बाकी बेसिक तो यही है। देखो क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे ऐसा बोला कि भाई ये चीज नॉर्मल सिनारियो में एप्लीकेबल होगी कब? जब आपने लाइसेंस शुरू होते स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरे 100 करोड़ रुपए सरकार को पे कर दिए, 100 करोड़ आपने पे कर दिया इसी डेट पे और आपका लाइसेंस एक्टिव हो गया, तो आप अगले 10 साल में हर साल 10-10 करोड़ रुपए अपने पीएनएल में क्लेम करो और खर्चा राइट ऑफ कर लो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा? डे 1 पे 100 करोड़ एक साथ चुका दिया सरकार को, बोले सर गूगल पे करता हूँ, QR कोड दे दो, ठीक है, डिजिटल इंडिया, 100 करोड़ कौन गूगल पे कर रहा है? ऐसा होता तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज मतलब गवर्नमेंट की कंडीशंस हो सकती है कि भाई इससे पहले जब लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया हो तभी आपको फुल पेमेंट एडवांस करना है। ये भी हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम हो, थोड़ा थोड़ा करके पे कर देना। या ये भी हो सकता है कि अभी लाइसेंस ऑपरेशनल में ले लो, आप एक टोकन पे कर दो, बाकी का आप 2 साल के बाद पे कर देना। ऐसी कंडीशंस भी तो हो सकती है। तो जैसे जैसे पेमेंट की कंडीशंस में वेरिएशंस आएंगे ना, इसमें भी वेरिएशंस आएंगे। अब ये बात समझनी, मैं इसमें अलग अलग सिनारियो आपको समझा देता हूँ, सारे कवर कर लेते हैं। पहला सिनारियो ऐसा है, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट इन एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023 और लाइसेंस कब से शुरू हुआ? 2025। मतलब जब लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया था तभी गवर्नमेंट ने बोला पूरा पैसा आज के आज ही देना है। 2023 में अप्लाई कर रहे हो 2023 में देना है, 24 में अप्लाई कर लो 24 में देना है, लेकिन पेमेंट पूरा अभी करना है, 100 करोड़ पूरा। अब सवाल ये आता है कि इसका डेप्रिसिएशन मिलना कब से स्टार्ट होगा और कितना होगा? तो बोला देखो, लाइसेंस ऑपरेट होना जब से स्टार्ट होगा आइडियली तो डेप्रिसिएशन तब से मिलना चाहिए, असेट पुट टू यूज ऐसे समझ लो, ठीक है। लाइसेंस ऑपरेट होना कब से शुरू हुआ? FY 25 से। तो आपको इसका डिडक्शन मिलना कब से शुरू होगा? 25 से, इस सिनारियो में। और लास्ट आप डेप्रिसिएशन कब तक क्लेम कर सकते हो? 34 तक। देखो इस ईयर में आके असेट तो खत्म हो जाएगी, 10 साल के लिए आपको असेट मिली है। असेट खत्म होने के बाद कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करे ऐसा होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक असेट आपके हाथ में है, जब तक एग्जिस्ट करती है, तब तक ही आप उसका डेप्री क्लेम कर सकते हो। तो एंडिंग पॉइंट तो इन एनी सिनारियो यही रहने वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट फिर भी चेंज हो सकता है। समझ आ रहा है? तो इस सिचुएशन में आप यहां से लेके यहां तक मतलब 10 साल में इसको राइट ऑफ करो और 10-10 करोड़ हर साल राइट ऑफ कर दो, जैसा ये था सेम केस हो गया, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं। दूसरी सिचुएशन है जिस साल लाइसेंस शुरू हुआ ना, आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पूरे पैसे दे दिए, इसमें भी कोई कैलकुलेशन में वेरिएशन नहीं, वही 10 साल में राइट ऑफ करो और 10 करोड़ रुपए हर साल राइट ऑफ करते जाओ, जो पहले बताया था वही। तो कोई वेरिएशन अभी तक आया नहीं है। अब थोड़ा सा सिनारियो चेंज करते हैं। आपने पेमेंट किया फाइनेंशियल ईयर 27 में, कितना? पूरा 100 करोड़। अभी इंस्टॉलमेंट वाले पे नहीं गया हूं, 2 साल बाद। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप अप्लाई कर दो, लाइसेंस आपको अलॉट कर दिया है, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको 2 साल का टाइम दे रहे हैं। तो 25 के बदले 27 में पे करोगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरा एक साथ पे करना। आपने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, 2 साल का टाइम मिल गया, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से हमने पेमेंट कर दिया। अब ये जो 100 करोड़ आपने पे किया है, ये राइट ऑफ कितने साल में होगा वो हमें समझना है। तो देखो, जब तक पे नहीं करोगे तब तक तो डिडक्शन मिलना शुरू होगा नहीं, इम्प्लाइड सी बात है। आपने पे 27 में किया है तो आपको अमोर्टाइजेशन भी 27 से मिलेगा, लेकिन कितने साल में राइट ऑफ करोगे? 34 से और 2 साल आगे चले जाए या यही एंड पॉइंट रहेगा? एसेट तो यहाँ खत्म हो रही है ना, तो आपके पास जो साल बचे ना वो 2 कम हो गए, 10 के बदले कितने हो गए? 8 साल। पर खर्चा तो पूरा मिलेगा ना, लेकिन राइट ऑफ होगा कितने साल में? 8 साल में। तो ये 100 करोड़ को आप 8 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे, ये हो जाएगा 12.5 CR। समझ आया? तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एनुअली बढ़ गया, बट पूरा खर्चा तो मिल ही रहा है ना। जो खर्चा 10 साल में राइट ऑफ हो रहा था वो 8 साल में राइट ऑफ हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपने पे भी तो 2 साल लेट किया ना। तो पेमेंट करने से पहले एडवांस में तो डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो नहीं सकता, और डेडलाइन तो फिक्स है लाइसेंस की लाइफ, उसके बाद तो आप उसको आगे लेके जा नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कर सकते 27 में पे किया तो 27 से लेके इसको 2 साल आगे बढ़ा दो, 36 तक राइट ऑफ करेंगे। भाई 34 में लाइसेंस ही एंड हो जाएगा, और 35-36 में कैसे राइट ऑफ करोगे? तो डेडलाइन तो ये रहने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे चेंज हो गया। बोलो अब कंडीशन समझ आई? क्लियर? चलो, तो ये एक और सिनारियो कंप्लीट, अभी तक सिंपल था काफी। फोर्थ वाली सिचुएशन ले लेते हैं।
यहाँ पे ना पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट में किया, इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लेते हैं। एक इंस्टॉलमेंट आपने पे किया FY25 में, एक इंस्टॉलमेंट पे किया FY27 में, एक पे किया 30 में। ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अमाउंट्स भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पे किया 50 CR हाफ पेमेंट, यहाँ पे किया 25, ठीक है 25, और यहाँ पे किया 25। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेता हूँ, यहाँ पे इतना फिर आइडिया नहीं लगेगा कैलकुलेशन का। आप लिख लो पहले, इतना तो नोट कर लो, मैं इस पर स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 25, 27 और 30 3 पार्ट्स में पेमेंट किया, 50 करोड़, 25 करोड़ और 25 करोड़। अब ये सिनारियो है। अब इसमें राइट ऑफ कैसे होगा वो समझना है, ठीक है। चेंज करो। FY25 में जो आपने 50 करोड़ पे किया है वो कितने साल में राइट ऑफ होगा? 10 साल में, क्योंकि इसमें अभी 10 ईयर्स पूरे लाइसेंस के बाकी है। तो ये एनुअली कितना बन गया? 5 CR। ये 5 CR अब कहाँ से कहाँ तक क्लेम करोगे? FY25 से लेके FY34 तक क्लेम करते रहोगे। समझ आ रही बात? नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट FY27 में आपने पे किया और अमाउंट है 25 CR। ये कितने साल में राइट ऑफ होगा? 8 साल में, ठीक है। 2 साल तो आगे खत्म हो गए। इसको डिवाइड कर लो, जो भी अमाउंट आ रहा है ये आएगा 3.16, कितना आ रहा है देखो, 13। ये आपको मिलेगा FY27 से FY34 तक। ये आपका जो FY30 वाला 25 करोड़ है वो बचे हुए 5 साल में राइट ऑफ होगा, 30 से लेके 34। तो ये 5 इयर्स के हिसाब से 5 करोड़ एन्युअली ये क्लेम करने को मिलेगा आपको 30 से 34 तक। पूरा बात समझ आ रही है? मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो ना, तो फिर वो इंस्टॉलमेंट वाइज राइट ऑफ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ FY29 में टोटल कितना अमोर्टाइजेशन करने को मिलेगा? टोटल डेप्री कितना होगा FY29? 8.13 करोड़। बात समझ आई या नहीं? FY29 में कितना क्लेम करने में मेरे पता चला। ये वाला जो है FY29 में क्लेम हो रहा होगा, हाँ ये भी क्लेम हो रहा होगा, ये नहीं, ये तो 30 से स्टार्ट होगा। समझ आ रही? तो FY29 में अगर आप देखो तो ये दोनों आपको क्लेम करने को मिल रहे होंगे। 5 करोड़ प्लस 3.13, ये हो जाएगा 8.13 CR। बात समझ आ रही? अब इसको थोड़ा अगर मैं वो टाइमलाइन बना के आपको समझा दूं ना तो भी आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है। ऐसे समझ लो, FY25 से लेके ये FY34 सारे बना देते हैं। ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो 5 करोड़ है ना, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्लेम करने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो 3.13 करोड़ है वो आपको मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो 5 करोड़ है ना वो आपको मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ आ रही? ये एनुअल है ना, दिस इज पर एनम। ये सारे जो अमाउंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं? पर एनम, हर साल क्लेम करने को मिल रहा है ना। बट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है वो ड्यूरेशन अलग है, पेमेंट बेसिस पे। अब मैंने आपको पूछा कि FY29 में आपको कितना क्लेम करने को मिल रहा है, तो देखो ये वाला 5 करोड़ और ये वाला 3.13, बट ये थोड़ी मिल रहा है, तो अगले साल से मिलेगा। सवाल समझ आया मेरा? तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला अमोर्टाइजेशन का अमाउंट पूछे, अब आपको पता चल जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ FY32 में कितना क्लेम करने को मिलेगा? 5 करोड़, 3.13 और 5 करोड़, तीनों ही मिलेगा ना, जो टोटल बना 13.13। बात समझ आ गई? वैसा है। तो ये कैलकुलेशन तब होगा जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हुआ होगा। अब कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से बन जाए एग्जाम में, आपको पता होगा कि हाँ भाई क्लेम ऐसे मिलता है, क्योंकि मैंने इसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लिए। फुल एडवांस पेमेंट, ऑन द डेट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वाला पेमेंट, लेट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स वाला पेमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट जब पे हुआ होगा उस हिसाब से आपको
डिडक्शन मिलेगा। ये पहला वाला जो है ना FY25 में जो आपने पे किया, मान लो ये एडवांस होता, सपोज ऑप्शन ले लेते हैं FY24, क्या फर्क पड़ता कैलकुलेशन में? कुछ फर्क पड़ता? 11 साल होता है, 10 ही रहता। एडवांस पेमेंट में स्टार्टिंग लाइसेंस जब से स्टार्ट होगा तभी से डेप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा ना। वो भी जो पीछे केस देखा था वही तो है, मैंने खाली इसमें कॉम्बिनेशन मिक्स कर दिया। आप एडवांस पेमेंट करोगे तो भी डिडक्शन तो आपको 25 से मिलना स्टार्ट होगा, समझ आ रही? तो अगर ये वाला पहला इंस्टॉलमेंट जो 50 करोड़ का है, गवर्नमेंट ने बोला भाई आज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आज ही पे करना है, ठीक है कर देंगे, बट इसका डिडक्शन तो आपको मिलना तब से शुरू होगा जब से आपका लाइसेंस ऑपरेटिव हुआ है। तो इस केस में अगर मैं 25 की बजाय 24 भी ले लूं तो भी ये कैलकुलेशन में कोई फर्क आने वाला नहीं है। डिडक्शन मिलना तभी स्टार्ट होता है जब लाइसेंस ऑपरेशन में आता है, और एंडिंग पॉइंट तो इन एनी केस यही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें कवर हो गए जो भी पॉसिबल थे। बोलो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। आपको पूरा डेटा दिया होगा ना, डेटा में तो कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, ये आपको सब बताया होगा। ये आपका डेटा क्वेश्चन का पार्ट है। लाइसेंस की लाइफ, लाइसेंस की कॉस्ट, ऑपरेशनल कब से है ये बताया होगा, पेमेंट डिटेल आपको बताई होगी। इनमें से कोई भी एक सिनारियो हो सकता है, तो इनमें से जो भी सिनारियो होगा वो आपको दिया होगा, एनी वन ऑफ देम होगा, ठीक है। और उसके क्वेश्चन का ही पूरा क्वेश्चन का ही पार्ट है ये। तो कैलकुलेशन में आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अमोर्टाइज कितना करना है, ये सब भी तो डेटा ही है ना। आपको जब तक पेमेंट डिटेल नहीं बताएंगे आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके कैसे दोगे? तो आपको बोला होगा कि भाई पेमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनमें से कोई एक या दो कॉम्बोज हो सकते हैं, उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि भाई अमोर्टाइजेशन एनुअल बेसिस पे कितना होगा। कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन जो है वो तो आप स्टेटमेंट वाइज लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे ही है। तो आप जितना जो भी लिखते जा रहे हो उसको नोट वाइज एक्सप्लेन करते जाओ। आप ये कैलकुलेशन दिखा रहे हो तो आपने क्या किया है तो एक सेंटेंस में लिख दो कि भाई डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ SLM मेथड वेयर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस इज डिवाइडेड इन दिस मेनी ईयर्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। जो भी आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि टैक्स में क्या होगा ना, हर चीज खाली नंबर्स के फॉर्म में लिख के आ जाओगे और चेकर को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, वैसा होता नहीं। तो जहां पे आप कैलकुलेशन दिखा रहे हो उसका अंडरलाइन जो कैलकुलेशन का लॉजिक है वो आपको एक सेंटेंस में अपने फॉर्म में लिख के आना है। कोई एक्ट की लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल ग्रामर फॉर्म करके आप एक सेंटेंस लिख दो, क्लैरिफाई हो जाएगा चेकर को आपने क्या किया है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बस उतना करना है। हाँ, अगर मान लो ये सारे केसेस पूछे हैं तो वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके आप उसमें या एक एक करके समझाते जाओ, नीचे साथ साथ में थियरी लिखते जाओ, तो प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैलकुलेशन तो इतना ही है, बट ये क्या किया, कब से कब तक का ये 10 साल आपने क्लेम किया, क्योंकि 23 में पे किया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि FY25 से FY34 में डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि डिडक्शन मिलना तभी से स्टार्ट होता है जब लाइसेंस ऑपरेटिव होता है। तो अगर एडवांस पेमेंट किया भी है तो आपको डिडक्शन मिलना तो 25 से स्टार्ट होगा। तो ये बात आपको लिख के अपने वर्ड्स में समझानी है। सेक्शन में तो उन्होंने लिखा ही है यहाँ पे, लेकिन एक्ट की लैंग्वेज एज इट इज कॉपी करनी है ऐसी कोई नीड नहीं है, आप बेसिक लैंग्वेज में समझा सकते हो। पढ़ के चेकर को रीजन तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, बस वो रीजन समझ आ गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ये वाला सेंटेंस ही लिख दो ना। हाँ सेम ही, आप ब्रैकेट में भी लिखोगे तो बात तो वही लिखोगे, ये थोड़ा सा ग्रामर यूज कर लो ताकि चेक करने वाले को क्लैरिटी हो जाए। मेन इंटेंशन ये है कि आपका आंसर शीट पढ़ के ना चेकर को ये समझ आ जाना चाहिए आपने क्या किया, बस उतना आप बेसिक करके आ जाओ तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ग्रामर सेंटेंस लिखने में ना वो आलस नहीं करना चाहिए, तो फिर अननेसेसरी हाफ ऑफ मार्क कट जाएगा, तो सेंस नहीं है उसका। बोलो बात समझ आई? तो ये डेटा आपको सारा दिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे करना है कैलकुलेशन। और ये एक चीज हो सकती है कि अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट का डेप्री अलग अलग गिनना पड़ेगा, और जो फाइनेंशियल ईयर का पूछा है फिर आप टोटल करके बता सकते हो। तो ये आपके माइंड में रहेगा तो आपको समझ आएगी कि अपन क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो कंप्लीट। तो ये एक पार्ट हो गया 35 ABA और ABB का, इसमें अमोर्टाइजेशन हम कैसे करते हैं, दिस इज फर्स्ट हाफ। अब एक सेकेंड हाफ वाला कैलकुलेशन आएगा जिसमें हम वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज और कैपिटल गेन की बात करेंगे, तब वो टॉपिक एंड होगा, वो भी समझ लो। देखो जो लाइसेंस की कॉस्ट है, सेम ही सिनारियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइसेंस कॉस्ट आपकी 100 करोड़ रुपीस की थी, और जो इसकी लाइफ है वो 10 साल की थी। तो आपने देखा कि भाई पूरा अगर एडवांस पेमेंट कर दिया है तो हर साल 10-10 करोड़ हम राइट ऑफ करते जाएंगे। लाइसेंस की जो लाइफ शुरू हो रही थी वो FY25 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, FY34 तक जा रही है। बात समझ आ गई? अब जो ये पॉइंट है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो जो लाइसेंस है ना, ये लाइसेंस एक इंटेंजिबल असेट है। ऐसा भी होता है कि टेलीकॉम कंपनीज का बिजनेस बीच में बंद हो गया,
सपोज आपने 10 साल के लिए लाइसेंस लिया, FY25 से ऑपरेट कर रहे हो, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद आपकी कंपनी वर्क नहीं कर रही है, नुकसान में जा रही है, आपने सोचा और लॉस नहीं ले पाएंगे, कंपनी बंद कर देते हैं। अब जो लाइसेंस है वो कितने साल के लिए वैलिड है? 10 साल के लिए, और आपने बिजनेस बंद कर दिया 4 साल में। समझ आ रही बात? तो लाइसेंस तो अभी भी 6 साल तक वैलिड है ना। तो ये लाइसेंस ट्रांसफर हो सकता है, सेल हो सकता है। कोई और कंपनी जो टेलीकॉम बिजनेस में आना चाहती है वो आपसे लाइसेंस परचेज कर सकती है, एटलीस्ट आपका उतना नुकसान तो कम हो जाएगा। तो ये खरीदने बेचने वाली चीज है, इंटेंजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब ये खरीदा बेचा जाता है तो इसमें फिर प्रॉफिट लॉस जनरेट होता है, उसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे कैसे करना है वो सीखना है। तो अलग अलग सिनारियो रहेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमने लाइसेंस को ऑलरेडी यूज कर लिया है फ्रॉम FY25 टू FY29, लाइसेंस यूज हो चुका है। ऐसा मान लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉस्ट तो आपकी अमोर्टाइज हो चुकी होगी, 4 साल से डेप्रिसिएशन तो ले ही रहे हो ना, 10 करोड़ पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो जो WDV बची होगी ना, WDV एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 29, 4 साल के बाद, वो बची होगी 60 करोड़। ये बात समझ आ रही? नहीं, मैं 4 साल की ना, 25, 26, 27, 28, हाँ तो 4 साल की 28 का। तो मतलब मैं 4 साल गिनने के लिए बोल रहा हूँ कि 4 साल आपने लाइसेंस यूज कर लिया है, 25, 26, 27 और 28। तो 29 में ओपनिंग में जो WDV बची होगी, कितनी बची होगी? 60 करोड़। तो यहाँ पे ना 40 करोड़ ऑलरेडी यूज हो गया है, 40 करोड़ इज अमोर्टाइज्ड, ऐसा मान लो, इन 4 years। ठीक है, अब क्लियर है? और ये FY29 मतलब उसका ओपनिंग हो गया, ओपनिंग ऑफ द ईयर। तो 60 करोड़ वैल्यू बची। अब मैं लाइसेंस बेचना चाहता हूँ, बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो लाइसेंस की कुछ ना कुछ सेल वैल्यू होगी। सेल वैल्यू में अलग अलग सिनारियो आएंगे। मैं सेल वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 50 करोड़। यार वो एकदम वापस 10 करोड़ आ जाएगा, वैल्यू कुछ चेंज कर देते हैं, 45 करोड़। मैं लाइसेंस बेचने गया, बायर ने मुझे सिर्फ 45 करोड़ ही दिए। मैं सोचा जाने दो यार, जो आ रहा है वो बेच के खत्म करो। आपको दिख रहा है यहाँ पे फायदा हुआ नुकसान हुआ? 60 करोड़ की बुक वैल्यू थी, 45 ही आए, 15 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान है। ये जो कंपैरिजन करके आप लॉस देख रहे हो ना 15 करोड़ का, ये लॉस को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल मतलब एंडिंग। अब तो लाइसेंस दे ही दिया, खत्म हो गया, अब हमारी बुक्स में ये एसेट बची नहीं है। तो लास्ट में जो लॉस हुआ है बेचते हुए, उस लॉस को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? PNL में डालो, खत्म करो। अब इसको कोई है ना नंबर ऑफ ईयर्स में स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, इसी साल के PNL में पूरा खर्चा ले जाओ। किस नाम से? टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से, और इसको खत्म करो। हाँ, PNL में नुकसान है, खर्चा PNL में डालो, खत्म करो।
बोलो समझ आया? अब नेक्स्ट इसमें जो सिचुएशन है वो देखते हैं। देखो डेटा पूरा सेम है, मैं उसको सिंपल रख रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैं सेल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो क्या एक ही डेटा में आपका वो रोटेट होता रहेगा तो कंफ्यूजन कम होगा। देखो दूसरे सिनारियो में मैं सेल वैल्यू को बना देता हूँ 72 CR। बुक वैल्यू कितनी बची थी लाइसेंस की? 60 करोड़। अब हमने लाइसेंस बेचा कितने में? 72 करोड़। अब बोलो सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, सही बात है, क्योंकि बुक वैल्यू जो है WDV जो है वो तो 60 CR है, डिफरेंस का अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP, और ये जाएगा कहाँ पे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इसकी टू PNL। PNL में इसको हम क्रेडिट करेंगे, इनकम के तौर पे दिखाएंगे, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो पॉइंट ये है, जो आपकी लाइसेंस की कॉस्ट 100 करोड़ थी एक्चुअल कॉस्ट, आप उसको ना डेप्रिशिएट करते करते 60 करोड़ पे लेके आए हो। ये जो डिफरेंस का 40 करोड़ है ये गया कहाँ है? PNL में तो गया है, खर्चे में तो दिखाया है। तो अब आपने बेचा इससे ऊपर है यहाँ पे, तो ये जो इनकम हुई है ना, ये इनकम भी फिर आपको PNL में ही लेके जानी पड़ेगी। बैलेंसिंग चार्ज, मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं अकाउंटिंग में। अगर आपने अकाउंट्स की थियरी पढ़ी होगी ना, तो उसमें गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, उसमें प्रूडेंस अप्रोच, उसमें मैचिंग कंसेप्ट आता है कि अगर खर्चा दिखा रहे हो तो इनकम भी दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये 40 करोड़ का डेप्री यहाँ पे डाला है PNL में, तो 40 करोड़ तक जो भी प्रॉफिट होगा ना वो सारा PNL में ही सामने जाएगा और PGBP में ही टैक्सेबल होगा। बात समझ आई? अब अगर मैं ये सेल वैल्यू को 72 करोड़ के बदले 92 करोड़ कर दूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 32 करोड़ होगा। वो 32 करोड़ भी इसी रेंज में है ना, 40 करोड़ के अंदर ही है ना, तो अप टू 40 करोड़ जो भी प्रॉफिट होगा वो सेम PNL में ही जाएगा, सेम PGBP में ही टैक्सेबल होगा। अब इसका तीसरा सिनारियो बताता हूँ तो आपको ये बात और अच्छे डाइजेस्ट होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेल वैल्यू कर देते हैं 105 करोड़, पॉसिबल तो है, मार्केट में वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे WDV थी 60 करोड़, प्रॉफिट कितना हो गया? 45 करोड़। समझ आ रहा है? अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, 40 करोड़ और 5 करोड़। ये 40 करोड़ कहाँ टैक्सेबल होगा पता है? PGBP में। और ये जो 5 करोड़ है ना, ये है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज का दाम आपको उसकी कॉस्ट से ज्यादा मिल जाए। इस लाइसेंस की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 100 करोड़, आपको कितना मिला? 105। किसी चीज की कॉस्ट से ज्यादा अगर आपको पैसा मिल जाए तो वो जो ऊपर का गेन होता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपका देखो, अब ये जो सीरीज चल रही थी ना, स्लाइड ही नेक्स्ट लिख देते, कंफ्यूजन नहीं। 100 करोड़ का आपका लाइसेंस था, आप इसको डेप्रिशिएट करके कहाँ लेके आए थे? 60 पे, और आपने इसको बेचा 105 में। समझ आ रहा है? तो प्रॉफिट आपका ये पूरा दिख रहा है ना, 45 CR पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि ये आपकी WDV और ये आपकी सेल वैल्यू और ये है आपकी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है 40 करोड़ का, वो है आपका बैलेंसिंग चार्ज, और ये टैक्सेबल कहाँ होगा? PGBP। और यहाँ से यहाँ तक ये जो 5 करोड़ है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर, इसको WDV से कोई लेना देना नहीं, ये प्योर कैपिटल गेन। हेड अलग हो गया ना, ये PGBP का हेड हो गया, कैपिटल गेन का हेड हो गया। कैपिटल गेन में टैक्स के रेट फ्लैट है, अलग है। PGBP में टैक्स का रेट आपका स्लैब रेट है, तो फर्क पड़ता है इससे कि आप कौन से हेड में उसको टैक्सेबल करते हो, उससे आगे आपकी टैक्स लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो ये जो सिनारियो है थर्ड केस है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब आपने WDV से नीचे बेचा है, यहाँ कहीं सेल किया होगा आपने, तो आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यहाँ सेल किया होगा तो आएगा बैलेंसिंग चार्ज, और यहाँ जितना सेल किया होगा वहाँ आएगा कैपिटल गेन। ये 3 सिनारियो है, तीनों ही अपन ने कैलकुलेशन में देखे। 60 से नीचे बेचा, नुकसान हुआ, वो सारा नुकसान टर्मिनल डेप्री PNL। 60 से 100 के बीच में कुछ भी प्रॉफिट हुआ, PNL PGBP इनकम। 100 से ऊपर कुछ भी बेचा, कैपिटल गेन। जैसे इस केस में 45 करोड़ का आपका प्रॉफिट था पूरा, तो आपने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, ये वाला PGBP और ये वाला कैपिटल गेन। बात समझ आई? तो ये आपके डेप्री वाले पेंडिंग टर्म्स अब कंप्लीट हुए, व्हाट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज, और एक और टर्म ऐड भी कर दिया कैपिटल गेन, तो वो पेंडिंग वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके साथ आपका 35AB और 35ABB का कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया।
दोनों सेक्शन में सेम ही कैलकुलेशन है। मैं टेलीकॉम लाइसेंस वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रम फीस भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और डेप्री में जो टर्म्स आ रहे थे वो भी यहाँ पे कवर हो गए। तो काफी सारी चीजें एक साथ हमने इसमें कंबाइन करके कवर कर ली। वैसा है, अभी एग्जाम्पल आपके माइंड में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, कभी भी इसको रिवाइज कर लो तो हार्डली 5 मिनट लगेगी, लेकिन आपके तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, डेप्री वाले भी, टेलीकॉम लाइसेंस वाले भी और स्पेक्ट्रम फीस वाले भी। आया समझ में? 35 ABA पहला सेक्शन जो है वो है स्पेक्ट्रम फीस वाला, और 35A BB जो है वो है टेलीकॉम लाइसेंस वाला। ठीक है, सेक्शन उल्टा लिख के आ जाओगे तो गलती होगी, तो थोड़ा ध्यान रखना, पहले स्पेक्ट्रम फीस है फिर टेलीकॉम लाइसेंस है। मैंने आपको टेलीकॉम लाइसेंस वर्ड यूज करके बात समझाई है, स्पेक्ट्रम फीस बोलता तो भी बात सही नहीं थी। सब कुछ सेम ही होगा। स्पेक्ट्रम फीस में भी ये पॉइंट आ सकता है, बिकॉज जो स्पेक्ट्रम आपने खरीदा है वो भी आपने कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए खरीदा होता है, वो भी फिर उस कुछ साल के बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी आपने बाई की है 98.3, और 98.3 भी रिन्यूअल बेसिस पे होती है। 10 साल के लिए आपको दी गई होगी तो 10 साल के बाद फिर से पैसे देने पड़ेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसा है, ये तो हर जगह होता है जहाँ पे भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें होती है। जैसे आप वेबसाइट यूज करते हो, मेरी अपनी क्लास की वेबसाइट है, जो ऐप है igniteacademy.co.in, वो .co.in को डोमेन नेम बोलते हैं। अब वो डोमेन नेम जो है मैंने खरीदा हुआ है, लेकिन वो डोमेन नेम मुझे एनुअल बेसिस पे रिन्यू कराना पड़ता है। अगर मैं रिन्यू कराना भूल गया तो वो ओपन हो जाएगा, फिर कोई और अगर उस डोमेन नेम को बाई कर लेना तो वेबसाइट मेरे यहाँ से चली जाएगी। अब igniteacademy.com अवेलेबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, तो मैं दूसरा ऑप्शन था .co.in, तो मैंने वो ले लिया। अब मैं उसको टाइमली रिन्यूअल कराता रहता हूँ एवरी ईयर, तो वो मेरे पास रहता है, नहीं रिन्यू करवाऊंगा कभी तो चला जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। वैसा अच्छा, तो ये हो गया ABA और ABB कंप्लीट। एक ब्लॉक आपका समझ लो कंप्लीट है इसके साथ, ये एक पूरा ब्लॉक ही माना जाता है, दोनों सेक्शन साथ में ही चलते हैं। कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अब डेपरी में और कुछ अगर बताना है तो देख लेता हूँ। एक 43 सबसेक्शन 1 जो अपन देख रहे थे ना, एक्चुअल कॉस्ट वाला, उसका एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, बट अगेन उसमें इतने वैरायटी के पॉइंट्स है ना, तो अभी समझाना थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, तो कुछ कैपिटल गेन से भी कनेक्ट होगा, वैसे सब भी है। 43.6 में मैंने आपको ब्लॉक बता दिया था, उसमें भी जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं ना वो भी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। स्लम सेल और वो सब जो दिख रहा है ना, वो सब कैपिटल गेन में भी आता है। पीजीबीपी और कैपिटल गेन थोड़े कनेक्टेड है, तो पीजीबीपी में जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं कैपिटल गेन वाले कुछ टॉपिक्स पेंडिंग छोड़ देता हूँ, फिर जब कैपिटल गेन पे अपन जाते हैं तो वहां से वापस रिलेट कराता हूँ, तो उस बहाने आपका ये भी एक बार वापस गो थ्रू हो जाता है और कैपिटल गेन के थ्रू ही ये चीज समझाई जा सकती है। स्लम सेल का सेक्शन 50 जो है वो कैपिटल गेन में 50B, अब वो सेक्शन समझाऊंगा तो ये बात रिलेट होगी, नहीं तो फिर आधी अधूरी समझ आएगी। वैसा तो कुछ पॉइंट्स पेंडिंग ही रखने पड़ते हैं, तो अभी मेरे हिसाब से जितना बेसिक कवर करना चाहिए उतना तो मैंने कर लिया है इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इस पार्ट को अपन यहाँ छोड़ सकते हैं। 43 सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा आगे जाके ही समझ आएगा, जब या तो ये चैप्टर एंड होगा या कैपिटल गेन पे हम जाएंगे तब, या फिर समझ में अगर इंटरनली पॉइंट्स लेने होंगे तो मैं ले लूंगा, बाकी अभी समझाने जाऊंगा तो फिर थोड़ा सा इधर उधर होकर बाउंसर जाएगा वो, तो इसको जाने देते हैं। वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर का पॉइंट है, तो जब वहां पे जाऊंगा तो उसमें कवर होगा, वो भी वैसे ही है। इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है ना, तो कोई भी एक पढ़ाऊंगा तो दूसरे का पॉइंट पेंडिंग रहेगा ही रहेगा, मिक्स करने में फिर थोड़ा हेवी लगता है, तो मैं यूजुअली वैसा करता नहीं हूँ।